हेलो स्टूडेंट, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की और चैप्टर 4 आपका यहाँ पर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, यानी परमाणु की संरचना की पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। ठीक है ना। इस चैप्टर में आपने स्टार्टिंग में देख लिया था कि जो एटम है जिसको इंडिविजिबल बोला गया था वो एक्चुअल में इंडिविजिबल नहीं है, यानी कि जिसको अविभाज्य बोला गया था कि विभाजित नहीं किया जा सकता, वो अविभाज्य नहीं है, बल्कि उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके हैं, जिसमें से एक सब एटॉमिक पार्टिकल की आपकी खोज हो गई थी जिसको इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा था, जिस पर की नेगेटिव आपका चार्ज था। ओके। इसके अलावा अगर आप पूरे एटम की बात करें तो एटम की तुलना में या फिर इलेक्ट्रॉन का अगर आप अकेले में भी मास देखें तो वो नेग्लिजिबल था, यानी कि नगण्य था, यानी कि बहुत ही हल्का कण है जो शायद कि आपके जो एटम है उस एटम के द्रव्यमान में अपना योगदान नहीं दे रहा है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप उसको देख रहे थे। जे थॉमसन का नाम आता है आपका जब इलेक्ट्रॉन की खोज की बात होती है, जबकि ये जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था ये फेराडे के द्वारा दिया गया था। और देन आपका जो वो नेगेटिवली चार्ज रे या पार्टिकल जिसको कैथोड रे कहा गया उसको फेराडे द्वारा डिस्कवर किया गया, देखा गया। देन उसको नाम किसने दिया? आपका जे थॉमसन ने दिया। उस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया एंड देन उसको इलेक्ट्रॉन नाम देने के बाद ये माना गया कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल एटम में है जो कि इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि निगेटिवली चार्ज है। ठीक है ना। देन थॉमसन ने उस सब एटॉमिक पार्टिकल को लेकर के एक यहाँ पर एटॉमिक मॉडल दिया। उन्होंने परमाणु की संरचना बताई कि परमाणु की संरचना किस प्रकार हो। ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा कि जो एटम है वो एक स्फेयर की तरह, एक गोले के समान है। ओके। और वो गोला कैसा है? धनावेशित है। ओके। देखो अभी आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, सिर्फ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल था वहां पर, फिर पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आ गया एटम पे? तो क्योंकि ये तो पहले ही पता चल गया था कि एटम जो होता है वो उदासीन होता है, उस पर अपने आप में कोई चार्ज नहीं है। तो यदि उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब तो वो कैसा हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन के अलावा, यानी कि ऋणावेश के अलावा वहां पर धनावेश भी उपस्थित है। ठीक है ना। तो थॉमसन ने क्या बोला कि जो स्फेयर है पूरा वो धनावेशित है। ठीक है ना। और उसमें इलेक्ट्रॉन यानी कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल आपका क्या होते हैं? बिखरे हुए रहते हैं। जिस प्रकार से तरबूज के लाल खाने वाले भाग में उसके काले बीज बिखरे रहते हैं, तो लाल खाने वाला भाग क्या हो गया? धनावेश हो गया। एंड जो काले बीज है वो क्या हो गया? वो ऋणावेश हो गया। ओके। ठीक है। तो ये धनावेश हो गया। इस धनावेश में ब्लू कलर के आपको दिख रहे हैं, ऋणावेश आपका बिखरा हुआ है। जिस प्रकार से तरबूज के लाल खाने वाला भाग, लाल भाग यानी कि धनावेश और काले बीज यानी कि ऋणावेश। तो तरबूज सभी ने देखा है, वाटरमेलन रेड पार्ट आपका है और उसमें ब्लैक सीड्स जो हैं वो इम्बेडेड हैं। और उसी तरह से जो एटम है उसके पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इम्बेडेड रहते हैं, यानी कि उसमें बिखरे हुए हैं या उसमें उपस्थित है। So an atom consists of a positively charged sphere. जो परमाणु है वो एक धनावेशित गोला है। ओके। एंड the electrons are embedded in it. Electrons mean the negatively charged particle. Okay. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसमें क्या है? बिखरे हुए हैं। जब उन्होंने क्या बोला, इसको बोला, तो उससे क्या हो रहा है? देखो धनावेश और ऋणावेश जो है वो मैग्नीट्यूड में समान होगा, यानी मान में समान होगा आपका, जिसकी वजह से क्या होगा कि परमाणु एज अ होल आप देखें, पूर्ण रूप से देखें तो उस पर कोई आवेश नहीं है परमाणु पर, यानी कि ये जो गोला है इस पर कोई आवेश नहीं। इसके अंदर धनावेश भी है, ऋणावेश भी है, लेकिन वो मैग्नीट्यूड में समान है, इसलिए इस गोले पर कोई चार्ज आपका नहीं आ रहा है। ओके। सो द नेगेटिव and positive charges are equal in magnitude, so the atom as a whole is electrically neutral. ठीक है ना। तो as a whole अगर संपूर्ण रूप से आप उस एटम पर चार्ज देखें यानी कि आवेश देखें तो उस पर कोई आवेश नहीं है, वो कैसा है? उदासीन है। तो जो जिस पर भी आवेश नहीं होगा उसको क्या कहा जाएगा? यहाँ पर उदासीन वर्ड आप यूज करेंगे, या न्यूट्रल जिसे कहा जाता है। ओके। क्लियर है। तो ये दो पॉइंट आपके यहाँ पर निकल के आते हैं। देन थर्ड था द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम टू बी पुट
फॉरवर्ड एंड टेकन इनटू कंसीडरेशन, ठीक है ना। अभी तक आपने डाल्टन की थ्योरी पढ़ी थी, इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, फिलोसफिकल जो भी उनकी फिलोसफी थी एटम को लेकर वो देखे थे आपने, ठीक है ना। यहाँ पर कोई मॉडल, सबसे पहला मॉडल थॉमसन का था, इससे पहले भी कई सारे मॉडल आए, लेकिन सबसे पहला मॉडल जिसको कंसीडर किया गया एटम के रिस्पेक्ट में, और इसी वजह से उसे हम अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि उसमें कुछ तो लगा होगा कि हाँ ये सही है, तो उन्होंने उस समय के लिए थॉमसन का एटॉमिक मॉडल सही था, ठीक है ना। भले ही अब हम आगे जो नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे उसमें थॉमसन के मॉडल को हम गलत बता देंगे कि एटम ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब तक कोई दूसरा मॉडल नहीं आया था तब तक ऐसा कुछ लग रहा था कि परमाणु ऐसा होगा, जब तक किसी और ने परमाणु की संरचना को और अच्छे से बताया नहीं था। तो तब तक के लिए क्या था हमारे लिए भी, क्योंकि हमने आगे पढ़ा नहीं है, तो परमाणु अभी कैसा है, धनावेशित गोले में आपके इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं, और वो पूर्ण रूप से आपका उदासीन है, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश का मान वहां पर समान है। क्लियर है, चलिए इतना नोट करेंगे। चलिए, तो जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं वो लिख लीजिए, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन जी के नाम से भी आता है और थॉमसन के नाम से भी आपका आता है, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, एक ही मॉडल की बात हो रही है, ठीक है। चलिए लिखिए, इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो कि कैसे हैं, ऋणावेशित है, नेगेटिवली चार्ज है, बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है। परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए रहते हैं। नेक्स्ट, धनावेश तथा ऋणावेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है और वह यानी कि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, he proposed a model of the atom be similar to that of Christmas pudding और watermelon, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, जो ये मॉडल था इसको एक प्लम पुडिंग जो होती है या क्रिसमस पुडिंग जो होती है, ठीक है ना, उस पुडिंग के समान माना, या फिर वाटरमेलन के जैसे उन्होंने, यानी कि उससे उन्होंने तुलना की, या आप बोल सकते हो कि उसको रेफरेंस माना है समझने के लिए। एग्जाम्पल के लिए हम, जैसे हमने मैटर बोला तो हम पेन का रेफरेंस ले रहे थे कि मैटर यानी कि पेन होगा, ओके। तो उसी प्रकार से उन्होंने क्या बोला कि जैसे तरबूज है या प्लम पुडिंग होती है या क्रिसमस पुडिंग होती है, रेजिन पुडिंग, जो भी पुडिंग आपने देखी होगी,
उस पुडिंग के समान या फिर वाटरमेलन के समान आपका जो एटम है वो दिखाई देता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, the red edible part of the watermelon is compared with the positive charge in the atom। जो उन्होंने एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस प्रकार से, जैसे कि वाटरमेलन में आपका रेड पार्ट होता है, रेड एडिबल पार्ट होता है, खाने वाला भाग जो होता है ना तरबूज, उन्होंने अपने मॉडल में परमाणु को रेजिंग पुडिंग या क्रिसमस पुडिंग या तरबूज के समान बताया, ठीक है। देन द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन, उन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट, तरबूज का लाल खाने वाला भाग या लाल खाने वाले भाग के समान परमाणु में धनावेश होता है, ओके। Then the black seeds in the watermelon are compared with the electrons which are embedded on it, okay। और क्या बोला, काले बीजों के समान इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है ना। जैसे लाल खाने वाले भाग में काले बीज बिखरे, उसी के समान इलेक्ट्रॉन आपका धनावेश में बिखरा हुआ होगा, ओके। चलिए एक और टर्म यहाँ पर आपकी आती है, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी है क्या, रेडियो एक्टिविटी इज द टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ एन एटम लूजेस एनर्जी बाय गिविंग आउट पार्टिकल्स, ठीक है ना। क्या कहा गया यहाँ पर, जो आपका रेडियो एक्टिविटी है इज द टर्म फॉर द प्रोसेस, वो किस लिए यूज किया जा रहा है, आपका एक प्रोसेस के लिए यूज हो रहा है। जो रेडियो एक्टिविटी वर्ड है वो एक प्रक्रिया के लिए आपका यूज हो रहा है वो टर्म। और कैसी प्रक्रिया है, बाय विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस ऑफ एन एटम लूजेस एनर्जी, जिसमें कि किसी परमाणु का जो अनस्टेबल एक नाभिक है वो एनर्जी को लूज करता है बाय गिविंग आउट पार्टिकल्स, ठीक है ना। जो पार्टिकल्स को आपका एनर्जी दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका एक रेडियो एक्टिव एटम बताया गया है और इससे एनर्जी आपका निकल रही है या ये पार्टिकल को दे रहा है, तो इसी को रेडिएशन कहा जा रहा है। It does so by giving out particles such as alpha and beta particles. This process is spontaneous and an atom is unstable if the nucleus has an imbalance, meaning a difference in the protons and neutrons, ठीक है ना। तो ये आपको आगे की क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं आपके सिलेबस में ना। इस चैप्टर में आपको बेसिकली मॉडल्स जो आते हैं उन पर फोकस करना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन पर फोकस करना है, जिसमें से कि सिर्फ अभी आपका इलेक्ट्रॉन की बात हुई है, ठीक है ना। इसके बाद आता है रदरफोर्ड का मॉडल, ठीक है ना। अभी तक सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है। रदरफोर्ड क्या करते हैं, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेते हैं जिससे कि अल्फा पार्टिकल आपका निकलेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर एक गोल्ड की फॉइल वो यूज करते हैं, गोल्ड मोस्ट डक्टाइल मोस्ट मैलिएबल, यानी कि उसकी बहुत पतली शीट आप बना सकते हो,
क्लियर है? तो उतनी ही पतली सोने की पन्नी उनको चाहिए थी। अब पन्नी है, पॉलिथीन कितनी पतली होती है, उससे भी बहुत पतली शीट उन्होंने, जितनी हो सकती थी उतनी पतली शीट उन्होंने यूज की। ठीक है ना? तो एक गोल्ड की फॉइल उन्होंने यूज की और उसके बाहर उन्होंने एक स्क्रीन लगा दी। ठीक है ना? जैसी स्क्रीन आपको याद है कैथोड एक्सपेरिमेंट में यूज हो रही थी, जिसपे कि जब कोई पार्टिकल जाएगा तो वो ग्लो करेगी, यानी चमक उत्पन्न करेगी। तो अभी क्या किया जाता है, सोने की पन्नी लगा दी गई है, ये येलो कलर की गोल्ड फॉइल, और यहां से अल्फा पार्टिकल डाले जाएंगे और उसके बाहर एक स्क्रीन लगा दी है ताकि जो पार्टिकल कहाँ पे हिट करेगा वो फ्रीक्वेंसी या फिर हमने वो तीव्रता हम बोल सकते हैं, इंटेंसिटी, ये सब हमें नोट करनी है, या फिर बेसिकली वो उस पार्टिकल के मार्ग में विचलन आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सब। तो सोने की पन्नी का मतलब पदार्थ, और पदार्थ के अंदर क्या होंगे, परमाणु होंगे। तो परमाणु, उन परमाणुओं की संरचना को जानने के लिए ये मॉडल बनाया गया। क्लियर है? चलिए अब डालते हैं अल्फा पार्टिकल, और होता क्या है, जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल सोने की पन्नी में डाले तो उन्होंने क्या देखा, जैसे आपको यहां भी दिख रहा है कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। सीधे निकल गए यानी अगर आपने ये सपोज पन्नी है, ठीक है ना, और यहाँ से आप कोई रेडियो एक्टिव सोर्स यूज कर रहे हैं जहां से अल्फा पार्टिकल डाल रहे हैं, तो जब ये अल्फा पार्टिकल आपने डाले तो ज्यादातर आपके सीधे निकल गए, यानी कि सोने की पन्नी पर टकराए और टकरा करके सीधे निकल गए, मार्ग में विचलन नहीं हुआ। समझ रहे हो? जैसे कि नेट है कोई, ठीक है ना, अब नेट है सपोज, तो नेट इस प्रकार से होती है, जाली है सपोज कोई, तो अगर आप इस जाली में सपोज पत्थर मार रहे हैं, ठीक है ना, एक आपके पर्टिकुलर साइज के पत्थर हैं, जो पत्थर इस जाली के जो ये छिद्र है इनसे पार हो सकते हैं आराम से, तो जो यहाँ पर टकराएंगे वो पार हो जाएंगे, यहाँ पर टकराएंगे वो पार हो जाएंगे, यानी कि जिनको खाली स्पेस मिलेगा वो सीधे निकल जाएंगे, है ना। और कुछ ऐसे होंगे जो इस बीच की वायर से टकराएंगे, अपनी तार से टकराएंगे और फिर वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, टकराया, इधर गिर गया, इधर गिर गया, इधर गिर, ऐसा हुआ ना। तो जो सीधे निकले वो सीधे क्यों निकले, क्योंकि उनको खाली जगह मिली। तो जब अल्फा पार्टिकल को इस प्रकार से सोने की पन्नी में डाला गया और ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या हो गए, सीधे निकल गए। इसका मतलब जो आपका पदार्थ है उस पदार्थ के अंदर परमाणु है, तो परमाणु में ज्यादातर भाग कैसा होगा, खाली होगा। ठीक है, पहले उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखी कि क्या हो रहा है, सीधे निकल रहा है, फिर उससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब ज्यादातर भाग खाली है क्योंकि जो पार्टिकल है वो सीधे निकल रहे हैं। क्लियर? कुछ पार्टिकल कैसे थे आपके जो टकरा करके एक एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है ना, विचलित हो रहे थे, और जब उन्होंने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स डाले उनमें से कोई कोई आपका अल्फा पार्टिकल ऐसा था कि जो जहां पर जिस एंगल पे गया उसी पे, यानी जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ गया टकरा करके। यानी कि ये मैंने अल्फा पार्टिकल डाला सपोज गोल्ड फॉइल पे, रदरफोर्ड जी ने उस टाइम डाला होगा, तो जैसे ही ये यहाँ पे टकराया, इस रास्ते से गया था तो इसी रास्ते से वापस आ गया। ठीक है ना, तो इतनी ऑब्जर्वेशन उनको देखने को मिलती है, और इन ऑब्जर्वेशन से वो क्या कंक्लूजन निकालते हैं उस पर हम बात करेंगे। सो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट उन्हीं के नाम पे है, तो उन्हीं ने दिया है, रदरफोर्ड जी ने दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट किसने दिया है, तो आपको बताना है रदरफोर्ड ने दिया है। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है ना, इसमें क्या किया गया, अल्फा पार्टिकल्स को कहां डाला गया, थिन गोल्ड फॉइल पर डाला गया। हिज ऑब्जर्वेशंस वर, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी उनकी, अ मेजर फ्रैक्शन ऑफ the alpha particles bombarded towards the gold sheet passed through it without any deflection, and hence most of the space in an atom is empty. ठीक है, क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला
अल्फा पार्टिकल, जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल थे, क्योंकि वो बिना किसी विचलन के और गोल्ड की फॉइल से टकरा करके फिर भी सीधा उसी मार्ग पे आगे निकल गए। इसका मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर, अधिकांश जो भाग है परमाणु का वो एम्प्टी होता है, यानी कि खाली होता है। क्लियर है? यानी परमाणु में ज्यादातर स्थान क्या है? खाली है। ओके, चलिए नेक्स्ट उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन देखी? सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द गोल्ड शीट बाय वेरी स्मॉल एंगल्स एंड हेंस द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। थॉमसन ने क्या बोला था? थॉमसन ने बोला था जो आपका एटम के ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान रूप से गोले पे, धनावेशित गोले पर इलेक्ट्रॉन बिखरे हैं, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन जब अल्फा पार्टिकल को डाला गया और अल्फा पार्टिकल को डालने के बाद क्या देखा गया कि जो परमाणु है उस परमाणु पर आपका बहुत कम कण ऐसे हैं जो बहुत छोटे स्मॉल एंगल से क्या हो रहे हैं? आपके डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी कि विचलित हो रहे हैं, यानी कि वो टकरा रहे हैं और बहुत छोटे एंगल पे आपका डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? बहुत छोटे जगह को घेरे हुए है, यानी कि उसका वॉल्यूम बहुत कम है, यानी कि कम स्थान घेरे हुए हैं वो धनावेश। ओके, इतना नोट करिए पहले। ठीक है, तो आपका नाभिक पर टकरा करके वो जो धनावेश है, धनावेश का मतलब क्या? अल्फा पार्टिकल धनावेशी थे, तो जब उनको डाला गया तो उनकी वजह से क्या हुआ? वहां पर आपको एक बहुत छोटे एंगल पे डिफ्लेक्शन देखने को मिला, जिसको उन्होंने क्या बोला यहाँ पर कि आपका जो पॉजिटिव जो पॉजिटिव चार्ज है एटम में वो कैसा है? बहुत छोटी जगह पर स्थित है। So the positive charge in atom is concentrated in a very small volume। ठीक है ना, बहुत कम स्थान वो घेरे हुए है। ओके, आने वाले सेशन में हम इस मॉडल को आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक थॉमसन के मॉडल को बहुत अच्छे से पढ़ करके आएंगे, और थॉमसन के मॉडल की लिमिटेशंस आपको कहीं पर दिखेंगी तो उनको एक बार पढ़ करके आप लोग आएंगे। फिर आने वाले सेशन में हम लोग रदरफोर्ड के मॉडल पर आगे बात करेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।